नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजते ही हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्वागत आपका। धन्यवाद। बेंगलुरु में पहले दिन का खेल जो है बेंगलुरु टेस्ट मैच का न्यूजीलैंड के साथ, वो आज नहीं हो सका, टॉस भी नहीं हो सका। कितनी निराशा, क्योंकि अगर हम इस श्रृंखला को देखें तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से एक एक दिन इस पूरी श्रृंखला का काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, जो पिछले दिनों मुकाबला जो कानपुर में खेला गया था, ठीक है वो बांग्लादेश था, लेकिन बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान का क्लीन स्वीप किया था, तो उसको वहां पर भी हम 2 दिन का खेल पूरी तरह वॉश आउट हो गया था। हम वर्ल्ड रिकॉर्ड पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते चले गए, 50 रन फास्टर्स, 100 रन फास्टर्स, तो उस तरह से हमने वो मुकाबला भी जीता। तो मैं बहुत निराश नहीं हूं। मुझे लगता है कि अगर जितना भी खेल होगा, भारतीय अपने पराक्रम को जरूर दिखाएंगे इस मुकाबले में भी। बिल्कुल पराक्रम तो दिखाएंगे, लेकिन वो बांग्लादेश की टीम थी या न्यूजीलैंड की टीम है, दोनों टीमों। लेकिन ये भी सच है उतना ही धर्मेंद्र जी कि न्यूजीलैंड की टीम का प्रदर्शन भारत में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत अच्छा नहीं रहा है, खराब रहा है, बल्कि मैं कहूंगा अभी हमने क्लीन स्वीप किया है, वो क्लीन स्वीप के शिकार हुए हैं श्रीलंका में जाकर। जी, हम आपके साथ इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर करेंगे चर्चा। अब पहले सुर्खियां। दिल्ली में आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में अखिल शिवरान ने भारत के लिए दूसरा पदक जीता। बेंगलुरु में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल बारिश की वजह से नहीं हो सका। एन श्रीराम बालाजी और अर्जेंटीना के गुइजो आंद्रे ओजी की जोड़ी अल्माटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और दिल्ली में अगले साल होने वाले खो खो विश्व कप के लोगों का अनावरण किया गया। तो शुरुआत करते हैं कि दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज में चल रहे आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में आज अखिल शिवरान ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में 452.6 अंक के साथ चीन के पेरिस ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता लियू युकिन को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता में यह भारत का दूसरा पदक है। इससे पहले कल सोनम उत्तम मस्कर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता था। प्रतियोगिता में भारत के 1 रजत और 1 कांस्य समेत अब तक 2 पदक हैं और वह 6ठे स्थान पर है। आज पदक जीतने के बाद अखिल ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि घरेलू प्रशंसकों की मौजूदगी से उन्हें पदक जीतने में मदद मिली। काफी अच्छा सपोर्ट था क्राउड की तरफ से। वो जिस तरीके से अच्छे शॉट लगने पे चीयर कर रहे थे, उससे एक अलग से सपोर्ट फील होता था, स्ट्रेंथ मिलती थी पीछे से कि हाँ अपने लोग देख रहे हैं। और ढोल वाले से एक अलग सी डोमेस्टिक वाली फील आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ नॉर्मल है, इट्स ओके, नॉर्मल है, चलता रहेगा, तुम अपने शूटिंग पे ध्यान दो। तो ऐसा मे भी शायद कहीं बाहर होता है ये सब, इतना क्राउड तो थोड़ा ज्यादा नर्वस होते हैं, बट अपने यहाँ पे थे तो थोड़ा पॉजिटिविटी थी। आप मोमेंट पे होते हो और आपका अगर हल्का सा भी थॉट ब्लर होकर पीछे चला जाता है तो काफी इफेक्ट होता है। अलग से मैं एक अच्छी शूटिंग कर रहा था अभी भी, और मेरा सिर्फ नया तरीका ये होगा कि मेरे जितने भी लिमिट वैसे टारगेट से गोल्स थे वो थोड़े बड़े रखने हैं, ताकि और अपने आप को पुश कर पाऊं और अपना स्टैंडर्ड बढ़ पाऊं और अपने पर्सनल बेस्ट बढ़ा पाऊं। तो ब्रॉन्ज मेडल जीता, गोल्ड या सिल्वर नहीं था, लेकिन फिर भी ब्रॉन्ज ही अगर जीता है तो मनोज ये बड़ी बात है कि जो स्वर्ण पदक विजेता पेरिस ओलंपिक के हैं उनको पीछे छोड़ते हुए ब्रॉन्ज जीता है। तो कितना टफ मुकाबला, कितना तगड़ा कंपटीशन था, इसका अनुमान लग सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और आपका मनोबल बढ़ता है जब आपके सामने ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट हो, करंट, और इसके अलावा जो भारत के जो अनुभवी खिलाड़ी हैं, चैन सिंह जो कि रियो ओलंपियन थे, रियो में उन्होंने भाग लिया था, उनको उन्होंने पीछे छोड़ा क्वालिफाइंग में, जबकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन फाइनल में वो इनसे काफी पीछे रह गए। लेकिन इसी तरह से अगर आप एशियन गेम्स का 50 मीटर 3 पोजीशन का टीम स्पर्धा देखें, जहां भारत ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी उसके सदस्य थे। इसके अलावा जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो थी बाकू में आयोजित की गई थी, वहां पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, लेकिन वो भी टीम इवेंट थी। लेकिन टीम इवेंट से अलग हटकर अगर आप इंडिविजुअल में मेडल जीतते हैं और वो भी दिग्गजों को पीछे छोड़कर, तो बेशक वो स्वर्ण पदक ना हो, आज ब्रॉन्ज आए हैं, कल सिल्वर या गोल्ड भी आएगा। जी, और शूटिंग की अगर बात करें तो हमारी परंपरा काफी मजबूत है। हम पिछले कई सालों से एशियाई स्तर पर तो अच्छा कर ही रहे थे, अब ओलंपिक में भी हमारा दबदबा दिखने लगा है और आने वाले समय में जिस तरह का लगातार प्रदर्शन हो रहा है ये भी काफी उम्मीदें जगाता है। जी बिल्कुल। मल्टीपल स्पोर्ट्स में अगर भारत कुछ अच्छा करता है तो निश्चित तौर पर उसके मायने अधिक हैं, क्योंकि एथलेटिक्स में हमने देखा एशियाई खेलों तक ही हमारा दबदबा रहा, ओलंपिक में वो दबदबा देखने को नहीं मिला सिवाय नीरज चोपड़ा के।
लेकिन शूटिंग में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई कई पदक दावेदार उभर कर सामने आते हैं और इसका नेशनल चैंपियनशिप इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। उसका स्वर्ण पदक जीतना और वर्ल्ड कप का स्वर्ण पदक जीतना कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बिल्कुल। और प्रतियोगिता का इस दूसरे दिन ओलंपियन रिदम सांगवान 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धा में मामूली अंतर से चीन की निशानेबाज से मुकाबले में शूट ऑफ में कांस्य पदक से चूक गई। बहुत नजदीकी मुकाबला था और अंतिम समय तक लग रहा था कि रिदम आज पूरे रिदम में है और एक और मेडल भारत का इंतजार कर रहा है, लेकिन यही होता है, थोड़ा सा अगर शूटिंग जैसे खेल में आप कंसंट्रेशन इधर से उधर होता है तो बस सब कुछ पॉइंट्स का भी फर्क पड़ जाता है। बहुत मामूली अंतर से, बारीक महीन से अंतर से आप हार जाते हैं। जैसा कि ओलंपिक में भी हमने देखा, कई इवेंट्स में हम चौथे स्थान पर भारतीय खिलाड़ी रहे। और अगर आप सोनम उत्तम मस्कर, जिसका आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, 10 मीटर एयर राइफल में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तो ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। अगर रिदम इस बार नहीं जीत पाई तो चलिए उनकी भरपाई की है सोनम ने, क्योंकि वो एशियन चैंपियनशिप में चौथे स्थान पर रही थी, मनोबल बढ़ा और यहां उन्होंने पदक जीता और वो भी सिल्वर मेडल। तो अभी और भी पदकों की उम्मीद हम इस प्रतियोगिता में कर सकते हैं। भारतीय जो टीम है उसमें कई सारे ऐसे निशानेबाज हैं जो पदक के तगड़े दावेदार हैं। जी हां, बिल्कुल पदक के प्रबल दावेदार हैं और क्योंकि कंसिस्टेंटली उनको जो एक्सपोजर मिल रहा है वो इसका बड़ा कारण है। और महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में आशी चौकसी और निश्चल पदक नहीं जीत सकी। शूटिंग से चलते हैं क्रिकेट की तरफ। बेंगलुरु में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल बारिश की वजह से नहीं हो सका। मैच में टॉस भी आज नहीं हो सका। सुनते हैं ये रिपोर्ट। जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से हर टेस्ट में एक एक अंक के लिए कांटे की लड़ाई चल रही हो, तब किसी टेस्ट के पहले दिन का खेल रद्द हो जाना निश्चित रूप से मेजबान टीम और क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद निराशाजनक है। हालांकि अभी भी 3 टेस्ट मैच की श्रृंखला के इस पहले टेस्ट में 4 दिनों का खेल बचा हुआ है, लेकिन बेंगलुरु का मौसम और वहां की परिस्थितियां परिणाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो गई हैं। पहले दिन का खेल रद्द होने के बाद बाकी के 4 दिनों के खेल की शुरुआत निर्धारित समय से 15 मिनट पहले होगी और 15 मिनट बाद तक खेला जाएगा। दिन के खेल में निर्धारित 90 ओवर की जगह 98 ओवर का खेल रोजाना होगा। अगर पिच ने भारतीय स्पिनर्स का साथ दिया तो 4 दिन भी काफी होंगे। धीमी ओवर गति को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आधा घंटा जोड़ा जाएगा। हम आपको बता दें कि यह श्रृंखला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। अगर टीम इंडिया 3-0 से जीत हासिल करती है तो लगातार तीसरी बार फाइनल में उसकी जगह लगभग पक्की हो जाएगी। अगर कोई टेस्ट मैच ड्रॉ होता है या भारतीय टीम को पराजय का सामना करना पड़ता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया के कठिन दौरे पर न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन करना होगा बल्कि बड़ी जीत भी हासिल करनी होगी। ऐसे में हर क्रिकेट प्रेमी की अब बस यही दुआ है अगले 4 दिनों तक पूरा खेल हो और उनकी टीम जीत का परचम लहराए। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। दुआ तो बस यही है कि इंद्रदेव वहां पर मेहरबान हो और अगले 4 दिनों का टेस्ट मैच हो, लेकिन मौसम अभी भी उसका जो पूर्वानुमान है बहुत सकारात्मक नहीं है। आपको लगता है कि अगर इस टेस्ट मैच में 3.5 दिन या 3 दिन का भी खेल बचता है तो जैसा जोखिम भारतीय बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर में उठाया था वैसा जोखिम यहां उठाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल उठाएंगे और अब तो उनको इसकी आदत पड़ गई है क्योंकि अब रिजल्ट ओरिएंटेड टीम है और चाहे रोहित शर्मा हो और गौतम गंभीर की जो जुगलबंदी है उनका बहुत साफ तौर पर कहना है कि आप 1000 रन बनाकर भी मैच नहीं जीत सकते, आपको 20 विकेट चटकाने हैं तभी आप मैच जीत सकते हैं। और भी उन्होंने कुछ ऐसी क्रांतिकारी बातें कही हैं जो क्रिकेट के लिए बहुत सुखद एहसास है। जी, तो टेस्ट मैच ये रह गया है या फिर ये फटाफट क्रिकेट का स्वरूप बनता चला जा रहा है? बिल्कुल, आप देखिए ना, आज जैसे दूसरा मैच है पाकिस्तान का, वहां पर भी जो बेन डकेट ने जिस तरह से कमाल का प्रदर्शन किया है, ताबड़तोड़ पारियां खेली हैं, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। उससे लगता है कि क्रिकेट के मायने अब टेस्ट क्रिकेट के बदल रहे हैं। तो आप बात कर रहे थे पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुल्तान में चल रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच की। तो आज दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट पर 239 रन बना लिए थे। बेन डकेट 114 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान के लिए अब तक साजिद खान ने 4 विकेट लिए हैं, नुमान अली ने 2 विकेट लिए हैं। इससे पहले पाकिस्तान की पहली पारी 366 रन पर सिमट गई। अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे कामरान गुलाम ने 118 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड अभी 127 रन पीछे है, जबकि उसके 4 खिलाड़ी आउट होने बाकी हैं। 3 टेस्ट मैच की श्रृंखला में इंग्लैंड 1-0 से आगे है। जो ये नाम हम सुन रहे हैं,
साजिद खान या नुमान अली या फिर हम बात करते हैं बल्लेबाज कामरान गुलाम की, ये सब नाम पहले पाकिस्तान की टीम में सुनाई नहीं देते थे। ये तब संभव हुआ है जब बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी जैसे खिलाड़ियों को बाहर किया गया है। ये बदलाव का दौर क्या हो सकता है पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल हो सकता है, और कहीं आपको प्रयोग तो करना ही चाहिए। आपको पता है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका की टीमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आकर अक्सर जूझती हैं। आप देखिए, इंग्लैंड की टीम जब भारत आई थी, पहला टेस्ट मैच उसने जीता, उसके बाद लगातार 3 टेस्ट मैच भारतीय टीम ने जीते। तो मैं तो कहूंगा ये इंडिया मॉडल है जिसे पाकिस्तान आत्मसात कर रही है, उससे सीख रही है, और अब 3 स्पिनर्स उन्होंने रखे हैं। हालांकि मैं ऐसे मानता हूं कि एक स्पिनर कम रखना चाहिए था, जाहिद की कोई जरूरत नहीं थी, और वैसे भी वो अंडर बोल्ड रह गए। तो यहां अगर नसीम होते तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि जो रिवर्स स्विंग मिल रही है, जो इंग्लैंड के गेंदबाजों ने उसका फायदा भी उठाया है, वो फायदा नसीम उठा सकते थे। वहां चूक हुई है पाकिस्तान से। बात टेनिस की। भारत के एन श्रीराम बालाजी और अर्जेंटीना के गुइडो आंद्रेओजी की जोड़ी अल्माटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। बालाजी और गुइडो की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के अलेक्जेंडर वुकिक और जेम्स डकवर्थ को लगातार सेट में 6-3, 6-2 से हराया। कल अंतिम 8 में इस जोड़ी का सामना कजाकिस्तान के टिमोफे स्काटोव और अलेक्जेंडर सेवचेंको से होगा। ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और अर्जुन काधे की जोड़ी इसी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में फ्रांस की फेविएन रिबोल और सदियो डुअम्बिये से खेलेगी। उधर स्टॉकहोम ओपन में सुमित नागल हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उन्हें फ्रांस के क्वेंटीन हैलिस ने 0-6, 4-6 से पराजित किया। बात बैडमिंटन की। बैडमिंटन में आज भारत के लिए मिला जुला दिन रहा। मलेशिया सुपर 100 और सिडनी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जहां भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया, वहीं डेनमार्क ओपन में निराशा हाथ लगी। सुनते हैं ये रिपोर्ट। मलेशिया सुपर 100 टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में अच्छी जीत हासिल की। उन्होंने थाईलैंड के सारन जमसारी को 21-19, 21-15 से पराजित किया। इसी के साथ वो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। उधर कार्तिकेन गुलशन कुमार ने मेजबान देश के सीजी लॉक को आसानी से 21-8, 21-13 से मात देकर अंतिम 16 में जगह बनाई। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋतिका सुइवानी ने अमेरिकी जोड़ी को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। हालांकि डेनमार्क ओपन में अधिकतर भारतीय खिलाड़ियों को निराशा भी हाथ लगी। मेंस सिंगल्स में सतीश कुमार शुरुआती उम्मीदें जगाने के बाद 3 गेम तक चले मैच में चीनी ताइपे के सू ली यांग से पराजित हो गए। महिला डबल्स के पहले दौर में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद मलेशिया की थिहान मुरलीधरन और पार्ली तान से हार गईं। मिक्स डबल्स में एन सिक्की रेड्डी और बी सुमित रेड्डी को कनाडा के केविन ली और एडवर्ड झोंग ने पराजित किया। इससे पहले कल 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु वुमेन सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। कल उनका सामना चीन की वाई वोंग से होगा। सिडनी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के मेंस सिंगल्स में सिद्धार्थ प्रताप सिंह सिंगापुर के लाओ जूंग वोंग को हराकर अगले दौर में पहुंच गए हैं। समरवीर और आलाप मिश्रा भी अपने अपने विरोधियों के खिलाफ जीत के साथ अगले दौर में पहुंच गए हैं। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। दिल्ली में अगले साल होने वाले खो खो विश्व कप के लोगो का आज अनावरण किया गया। इस दौरान खो खो विश्व कप के तारीखों की भी घोषणा की गई। भारत के प्राचीनतम खेलों में से एक खो खो के इस विश्व कप के पहले संस्करण का आयोजन 13 से 19 जनवरी तक किया जाएगा। अनावरण समारोह के दौरान टीम महाराष्ट्र और शेष भारत के बीच एक शानदार प्रदर्शनी मैच भी हुआ, जिसे महाराष्ट्र ने जीता। इस दौरान केकेएफआई के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने कहा कि खो खो हमारे देश की मिट्टी का खेल है। विश्व कप के आयोजन से इससे दुनिया भर में एक नई पहचान मिलेगी। हमारी माटी का खेल विश्व में फैल जाए, ये एक स्वप्न था जो अब साकार होता दिख रहा है। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि 2032 के ओलंपिक्स में खो खो इंक्लूड होगा, क्योंकि इसका इतना बड़ा पार्टिसिपेशन है। पैसे लगते नहीं थे, कहीं भी खेल लो, इस वजह से हर एक ने खेला हुआ है। अगर शेयर नंबर्स देखे जाएं तो जितना खो खो को लोग खेलते हैं उतना किसी भी खेल को नहीं खेलते। इसलिए 2032 में हम लोग ओलंपिक में होंगे, 2030 में हम लोग एशियन गेम में होंगे और जल्दी ही कॉमनवेल्थ गेम में होगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और इंडियन सुपर लीग आईएसएल में कल गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का सामना चेन्नईयन फुटबॉल क्लब से होगा। और मुंबई में अखिल भारतीय फेडरेटिंग ओपन शतरंज टूर्नामेंट में इंटरनेशनल मास्टर विक्रमादित्य कुलकर्णी और अर्नव खेरडेकर ने अपने अपने मैच जीतकर 7वें दौर के बाद संयुक्त बढ़त हासिल कर ली। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो मनोज जोशी जी, स्टूडियो में आने के लिए बातचीत के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, आपसे फिर होगी मुलाकात नई खेल खबरों के साथ। नमस्कार।